बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल भेजे जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। ये पंक्तियां महिलाओं और बेटियों के संघर्ष और उनकी जद्दोजहद को बयां करती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। महिला दिवस की इस खास सीरीज वुमनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ वो बेटी हैं जिनके हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने कई पहाड़ों को अपने सामने छोटा साबित कर दिया। हमारे साथ हैं बलजीत कौर। बलजीत, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। थैंक यू सो मच। बलजीत, अभी हाल ही में आपने धौलागिरी पर्वत और पुमोरी चोटी पर फतेह हासिल की है, तो कैसे रहा आपका ये सफर? एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और पहाड़ों को आपने जीत लिया, तो इस बारे में दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे। और मुझे लगता है कि ये सबकी लाइफ में एक मौका होता है जब लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है। मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, और जैसे कि आप जानती हैं, तो स्कूल टाइम से ही खेल कूदों में आगे रहती थी। पढ़ाई इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, मुझे पता था कि पढ़ाई इतना अच्छा नहीं करूंगी तो खेल कूद में तो आगे रहूंगी। पर एक टाइम ऐसा गया था कि पढ़ाई में भी अच्छी हो गई थी और खेल कूद में भी आगे आ गई थी। पर ये माउंटेनियरिंग, ये पर्वत आरोही या फिर पर्वत आरोहण करना, ये मैंने सिर्फ किताबों में एक बार 7th क्लास की किताब आती है, उसमें हिंदी की बुक में पढ़ा था कि पर्वत चढ़ने से पैसे मिलते हैं कुछ ऐसा। जी जी। तो मुझे इस लगा ये पैसे मिलते, तो मैं भी ऐसे बोलती थी कि हम तो हर रोज स्कूल जाते हैं पैदल यहाँ से, हमें तो कभी किसी ने पैसे दिए नहीं। इवन घर से मांगने पड़ते, उसके लिए भी 2 गालियां सुन के जाना पड़ता। पर ऐसा मतलब जब ऐसा मैंने सुना तो फिर उस टाइम पे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरा प्लस 2 का एग्जाम था, यानी मेरा 12th का एग्जाम हो गया था, और मैं घर पे ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो एक न्यूज़पेपर मेरा हाथ आया, क्योंकि जब उस टाइम पे क्या, ये फॉइल पेपर अभी आए हैं, तो गांव में आज भी न्यूज़पेपर में ही रोटियां जी रख जी। के ब्रेकफास्ट या फिर लंच के लिए भेजी जाती है बच्चों को। तो उसी तरह से अपनी बहन के लिए लंच बना रही थी स्कूल के लिए। तो वो, उसमें अचानक से एक मैंने न्यूज पढ़ी कि किसी लड़की ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, और तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैं काफी टाइम उसको पढ़ती रही, वो बहुत पुराना न्यूज़पेपर था, मेरी वो शायद 5-6 महीने पुराना न्यूज़पेपर। तो मैं उसको पढ़ती गई देन ऐसे ही लास्ट में एक अमाउंट लिखा था। इसमें लिखा था कि 25 से 30 लाख रुपए या फिर 35 लाख रुपए इसका खर्चा आता है। जी तो जी। मेरे को सब कुछ सही लगा, लेकिन ये अमाउंट की वजह से मैंने बोला छोड़िए, हमारे बस की बात नहीं, हम बहुत ज्यादा गरीब है इस चीज है। तो इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर को रख के फिर से लपेट के अपनी सिस्टर को उसमें ब्रेकफास्ट है उसका जो भी बनाया था लंच वो भेज दिया। बट शाम को वो न्यूज़पेपर अगेन वो वापस आ गया, यानी मेरी बहन ने उसको फेंका नहीं होगा, अपने बैग में रखा होगा। तो वो वापस आया, देन मैंने अगेन पढ़ा तो मुझे लगा यार, नहीं है तू मेरी किस्मत में, क्यों बार बार घूम फिर के मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो वो अगेन मैं जला दिया। और मुझे मालूम नहीं था कि उसी साल, यानी ठीक 5 महीने बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो मेरी लाइफ चेंज कर देगी। पर उससे पहले भी बहुत सारी जो दिक्कतें थी वो मुझे क्रॉस करनी थी। तो फर्स्ट जो मौका मिला था वो मुझे एनसीसी से मिला था। तो मैं उस टाइम एनसीसी कैडेट थी। तो हमारे कॉलेज में 2 वैकेंसी आया था, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक कोर्स चलना था उसके लिए। तो मैं बहुत ज्यादा पतली अंडरवेट चल रही थी, और बहुत ही ज्यादा पतली थी, मतलब लाइक मेरा वेट ही 43-42 था। तो बहुत ही ज्यादा पतली इस तरह से। तो मेरे सीनियर ने बोला कि तुम्हारा वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे कम से कम 20 से 20 केजी या फिर 25 केजी वेट भी उठाना पड़ सकता है तुम्हें ट्रेनिंग में। तो तुम्हारा तो खुद का ही वेट इतना होगा शायद, तो तुम तो नहीं होगी इसलिए सिलेक्ट। बट हमने ऑल मतलब एक 2 लड़कियां पहले से सिलेक्ट की है। बट फिर भी अगर इन केस उनमें से कोई नहीं जाता है तो हम तुम्हें भेज देंगे, इसलिए हम तुम्हें रिजर्व में रखेंगे। तो मैंने बोला ठीक है रिजर्व में रखो, लेकिन उनके लिए मैं रिजर्व में थी, लेकिन मेरे लिए मैं कंफर्म थी। तो ये एक अलग था कि सब कुछ चल रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि रिजर्व में है। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि वो सिलेक्शन होना था दिसंबर में, एंड मैं अक्टूबर में, जब ठंड स्टार्ट हो जाती है हिमाचल में, तो सुबह 4:30 बजे उठ के मैं रन कर दी थी। एंड रन करना एंड जो भी मुझसे हो सकता था मैं अकेली रन करती, मेरे साथ कोई नहीं होता था। इवन मेरे कोच भी कोई नहीं रहे, मेरे पापा जी जो रहे हैं जिन्होंने मुझे स्कूल टाइम से, या फिर मेरी मदर जो रही है,
उन्होंने ही मुझे जो भी सिखाया है उन्हीं से सारा सीखा है। तो अकेले इस तरह से रन करना ये बस तो इसी तरह से माउंटेनियरिंग मेरा इन हो गया। और ये आते आते कुंवरी जी बलजीत, कॉलेज यहाँ में आपसे लगी। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप हिमाचल से हैं। हिमाचल एक हिल स्टेट है, तो कहीं न कहीं वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएँ पहले से ही मजबूत होती हैं, शुरू से ही वो मजबूत होती है, सक्षम होती है, क्योंकि उन्हें रोज़मर्रा कोई न कोई ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो वो बचपन से ही एक ऐसी मजबूती के साथ पली-बड़ी हैं। तो हिमाचल का होना आपके लक्ष्य को पाने में कितना अहम रहा कि आप पहले ही हिमाचल से बिलॉन्ग करती है, तो वो मजबूती कहाँ आपके सामने एक आपका मतलब एक हौसला बनकर आपके सामने आई? ये बहुत सही बात बोली आपने। हिमाचल में सच में बोलूँ तो ये हमारे लिए नॉर्मल था, ऊपर-नीचे चढ़ना, इधर-उधर बिल्कुल, जी। उछलना-कूद करना। पर ऐसा हुआ था कि जब मेरा कोर्सेज़ में सिलेक्शन हो गया, तो वो 2 लड़कियाँ किसी कारणवश नहीं जा पाई थी जो कन्फर्म थी, बट मैं रिज़र्व वाली चली गई। तो जैसे मैं कोर्स में गई, तो कोर्स में एक चिमनी क्रॉस करने का एक टेक्नीक होता है, यानी एक लेग पिच आगे लगाते हैं, देन उसको क्रॉस करना है, यानी इस तरह का कुछ होगा, देन उसको चढ़ना है ऊपर। तो वो मेरे लिए रोज का काम था, क्योंकि हमारी एक छत है घर के पास, तो इस तरह से 2 दीवारें हैं। तो इस छत पे हम मिर्ची वगैरह सुखाते थे, तो इस पे चढ़ना मेरा नॉर्मल था। तो मुझे लगा ये क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। जब रॉक क्लाइंबिंग की बात आई, रॉक क्लाइंबिंग ये तो बचपन से चढ़ते आ रहे हैं पत्थरों पे, ये कौन सी नई बात है ना। तो वो एक्साइटमेंट और बढ़ गई मेरी कि और क्या है इसमें, और क्या है। तो इस तरह से इन्होंने मेरी हेल्प की, वेट उठाना जो कि जी, हम उठाते थे, खेतों में काम करना, ये सब नॉर्मल था बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये अहम भूमिका निभाया है मेरी लाइफ में कि मैं पहले से पहाड़ से थी। पर एक और बात है कि जिस पहाड़ पे मैं रहती हूँ, यानी वो 1500 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। तो ज्यादा भी नहीं है, इतना भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां से जी, जी। पहाड़ शुरू होते हैं, ठीक है। तो वो पहाड़ रहे अब 3-3, 4-4 मीटर की हाइट पे, 4000 मीटर की हाइट पे। तो मतलब अब स्ट्रगल स्टार्ट था मेरा कि अब मुझे लग रहा था कि अब ये रियल वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बर्फ भी नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम लोअर में आते हैं, अभी से बर्फ पड़ना स्टार्ट हुआ सोलन में, अदरवाइज तो बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, आपको पता ही है। तो ये एक और चैलेंजिंग था कि ये बर्फ में कैसे सर्वाइव जी, करना। जी। तो बलजीत, आपको पहला मौका कब मिला कि आप पहाड़ पर जीत हासिल कर सकें? ये बताएँ सबसे पहले। जैसे मैंने बताया कि पहला जो मौका मिला था वो एनसीसी से ही मिला था। तो ये जी, एनसीसी का जो सिलेक्शन हो रहा था, ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्शन हो रहा था। तो जी। ऑल इंडिया से कम 100 लड़कियों का सिलेक्शन किया गया था एनसीसी कैडेट्स का, और उनमें मैं भी थी। तो फिर उसके बाद हमारा दार्जिलिंग में बेसिक कोर्स किया गया, और उसके बाद वहां से पूरा शॉर्टलिस्ट किए गए 40 गर्ल्स। देन देव टिब्बा, माउंट देव टिब्बा, जो कि आपका ये मनाली में है, 6001 मीटर की हाइट पे है। तो हमने वो सक्सेसफुली सबमिट किया। तो फाइनली उसमें से 15 लड़कियों का फिर से सिलेक्शन किया गया। देन माउंट त्रिशूल, जो कि उत्तराखंड में है, 7120 मीटर की हाइट है, तो उसके लिए सिलेक्शन किया गया। पर कुछ वेदर कंडीशन सही नहीं थी, तो वो सबमिट नहीं हो पाया। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एवलांच का मैंने देखा था, और हमने बैड वेदर हमने फेस किया था, विंड जो होती है एकदम चिल्ड विंड होती है, वो भी हमने फेस की थी। तो फाइनली वहां से सिलेक्शन होके 10 लड़कियों को हमें सिलेक्ट किया गया था ऑल इंडिया से। माउंट और उससे एवरेस्ट के पहले, लिए। जी हाँ बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट के लिए। तो उसके लिए भी फिर एक और पड़ाव था, वो था सियाचिन ग्लेशियर में विंटर ट्रेनिंग करना। तो सबके पहले तो कांप ही जाते हैं लोग ये सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुन के, क्योंकि ऑब्वियसली सब जानते ही है वो कितनी खतरनाक फील्ड है। तो उसके लिए हमें जनवरी में हमें भेजा गया, एंड हमें फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी, एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो जैसा हमें इंस्ट्रक्टर लोग बोलते हैं हम वही फॉलो करते थे। तो फाइनली तो एवरेस्ट कैसा के लिए मेरा सफ़र रहा सिलेक्शन। आपका पहाड़ पर चढ़ने का? क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला और क्या आपने माउंट एवरेस्ट को फ़तेह किया? बताएँ। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बर्फ में पहले नहीं मैंने काम किया था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मेरी मेरी जो माता जी थे वो सोलन से थोड़ा सा आगे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सा लगता है उनका मायका जो है। तो वो हमेशा बोलते थे कि हमारे यहाँ पे बर्फ पड़ती थी, तो बर्फ में ना कभी ठंड नहीं लगती। मैंने बोला ऐसा कैसे नहीं लगती है, यहाँ पे तो हमें ठंड लग जाती है, पाला गिर जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं लगती है, क्योंकि काम करते रहना पड़ता है। तो वो दिमाग में मेरा हमेशा फिट रहा कि पहाड़ों में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, खासकर स्नो में या फिर कुछ इस तरह से बर्फ में,
तो तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा, इससे तुम्हारी बॉडी गर्म रहेगी, तुम एक्टिव रहोगे। तो ये एक मैंने एक हमेशा अपनाया अपनी लाइफ में। और रही बात माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट से पहले जितनी हमारी चीजें सिखाई गई थी, रेस्क्यू करना सिखाना, और एवलांच में कैसे अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हो, किस तरह से किसी को हेल्प करना है, खाना गर्म करना है कैसे करना है, पानी पिघलाना है हाइट पे वो कैसे पिघलाना है, टेंट कैसे लगाना है, अपने शूज अपने गियर उसका देख रेख और कैसे वो पहनना है, ये एक एक चीज मैंने दोबारा मतलब मुझे पता ही नहीं था, तो हमने बिल्कुल बारीकी से सीखी हुई थी। जी। माउंट एवरेस्ट में 2016 में मैं गई थी, और बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया चला, रोटेशन कंप्लीट हो गई थी। एंड हमारी जो फर्स्ट टीम थी उनका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो सेकंड टीम में मैं थी, और मुझे याद है कि साउथ कॉल तक यानी एक लास्ट कैंप होता है, कैंप 4, उसके बाद फिर सबमिट करना होता है। जी। तो साउथ कॉल तक सब कुछ एकदम बढ़िया था, और हम मैं बिल्कुल रेडी थी और एक्टिविटी थी, आपको हो जाएगा, यहाँ तक आ गए हो तो हो जाएगा। एंड आपको पता ही है कि देखिए आप इतने अच्छी फैमिली से, मतलब ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ घर वालों से मिलकर था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मेरे को यही था कि अगर मेरा हो गया सर एवरेस्ट समिट तो मेरी एक पुलिस की नौकरी लग जाएगी या फिर कोई नौकरी लग जाएगी, कहीं तो मैं लग जाऊंगी डिपार्टमेंट में। एंड मेरे पेरेंट्स के लिए मैं सहारा बन जाऊंगी, एंड मेरी सिस्टर की पढ़ाई, मेरी खुद की पढ़ाई, मेरे भाई की पढ़ाई, उनके लिए मैं थोड़ा हेल्प करूंगी। जी। बट कहते हैं ना, सपने सपने रह जाते कई बार और किस्मत को कुछ और ही मतलब मंजूर था उस टाइम। तो जिस समय मतलब आपका ये कहना है कि आप सबमिट नहीं पूरा कर पाई थी उस समय, तो उस नहीं, समय क्या आपके अंदर मतलब आपको इतनी मेहनत के बावजूद भी आप अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई, तो कैसा लग रहा था? और आप निराश हो चुकी थी या एक अलग जुनून आपके अंदर आ गया था कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम अपने टारगेट को पूरा करना है? तो इस बारे में बताएँ। एक्चुअली मैं बालकनी पहुंच गई थी, बालकनी से थोड़ा सा आगे थी, तो वहां से कम एवरेस्ट 300 मीटर की दूरी पे था। तो मेरा ऑक्सीजन मास्क जो था वो ब्लॉक हो गया, और मुझे ऑक्सीजन नहीं आया, तो मेरे शेरपा ने उसे ठीक करने की कोशिश की, बट वो नहीं हुआ, तो हम सबको वापस आना पड़ा, मेरे और मेरे शेरपा को। तो बाकी सब टीम का सबमिट हो गया था। तो ये थोड़ा सा अलग रहता कि बाकी सब लोगों का सबमिट हो गया, सिर्फ आप अकेले रह बिल्कुल, गए। बिल्कुल। तो फिर जब मैं वापस आ रही थी, तो उस टाइम तक तो मेरे को ऐसा था कि पता नहीं, चलो हो गया, क्या कर सकते हैं। पर जैसे मैं वापस नीचे उतरने लगी, अ, जो बालकनी से, तो फिर मुझे लगा कि यार ये रह गया, क्या करूं, इसको बोलूं कि गया सबमिट। तो सब कुछ कर रहे, कुछ काम कर रहे, और शायद उन्होंने इसलिए भी नहीं पूछा कि इसको बुरा लगेगा, बट मुझे चाहिए था कि कोई मुझे पूछे उस टाइम पे। तो बिल्कुल। किसी ने कुछ नहीं पूछा, और तो मैं नीचे आई, और मैं कंटिन्यूसली रोते आ रही थी। तो मास्क पूरा लगाया आपका, गॉगल आपने पहने हैं, और पूरा जैकेट, तो आंसू दिखते नहीं, लोगों को तो दिखेंगे नहीं। और मैं आ बिल्कुल, रही थी, मैं बिल्कुल। रोते आ रही थी, मैं रोती आ रही थी, and मैं टूट गई थी अंदर से। बट फिर ना थोड़े टाइम के बाद, मतलब 1 घंटे बाद, मतलब ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं आऊंगी, अब मुझे रोक के दिखाना, अब मैं आऊंगी, अब मैं दोबारा से आऊंगी, दोबारा सब कुछ सीख के मतलब आऊंगी, आपने अच्छे से ठान लिया करूंगी। था कि अपने इस लक्ष्य को पूरा करना है, कोशिश बिल्कुल। जारी रखनी है, ना कि निराश होना है। एक्चुअली मैंने उस टाइम ये बोला था कि अब एवरेस्ट नहीं, बल्कि एवरेस्ट के साथ साथ और भी पीक्स पे जाना है, ऐसा हो गया ओके। था। तो सिर्फ जी, अब एवरेस्ट बिल्कुल। ही नहीं, अब मुझे एवरेस्ट के साथ और भी पीक्स हैं, और अच्छी अच्छी पीक्स है टेक्निकल, अब मुझे उसमें जाना है, और मुझे वो क्लाइंब करनी है। तो मुझे उसके लिए खुद को ट्रेन करना होगा, दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना होगा, मैं करूंगी। तो उसके बाद आपने जब आपका सबमिट नहीं हुआ माउंट एवरेस्ट का, तो उसके बाद आपने ब्रेक लिया या आपने कंटिन्यू अपनी जर्नी को स्टार्ट रखा? क्या आपका डेली रूटीन है? क्या वर्कआउट है? उस बारे में बताएँ। बिल्कुल। जैसे ही मेरा एवरेस्ट नहीं हुआ, तो मैं घर वापस आई, तो एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका कुछ सपना टूट जाए। बिल्कुल, तो मेरा बिल्कुल। टूटा था, तो मैं चाहती थी कि मुझसे लोग पूछे, बट वही है कि जहाँ से हम हैं वहाँ पे पहाड़ों के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आओ और घास लेके वापस आ जाओ तो मैं जी। किससे बात करूँ? तो बात नहीं कर पाती थी मैं किसी से, तो मैं अकेली पूरी रात सो नहीं पाती थी। तो मैंने एक डायरी बना के रखी थी, एंड देन उसमें मैं हर रोज लिखती थी, और फेसबुक पे और जितना भी मेल्स वगैरह होती थी, तो मैं मेल करती थी कंपनी की मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, मैंने सुना था कि स्पॉन्सरशिप भी एक चीज है। तो मैं सबको अप्लाई करती थी, कुछ ना किसी को, किसी सेलिब्रिटी को टेक्स्ट कर देना, कभी किसी को।
तो पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरी मेहनत देख के सब कुछ आएगा। जी, तो बिल्कुल। मुझे अभी भी याद है कि मैंने स्टार्ट किया, रनिंग करना स्टार्ट कर दिया अगेन दोबारा से। एंड वहाँ पे मेरा जिम है, तो मैंने जिम, सोलन में एक जिम है, तो मसल हब करके मैंने वो ज्वाइन कर लिया। एंड मेरे पास पैसे नहीं थे मसल हब में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने पता नहीं मेरी डेडिकेशन, मेरा वर्कआउट देख के उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि तू करेगी नहीं करेगी, पर इतना जरूर पता कि एक दिन मिलेगा जरूर तुझे जिसके तू पीछे भाग रही, तू कर। तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली, बल्कि अभी जी, तक जी। नहीं लेते मुझसे फीस कभी भी अगर मैं जाती हूँ। तो मतलब मुझे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू होने लगा था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए, अपने बेस से जो एडवांस कोर्स मैंने कंप्लीट किया, अपने स्की कोर्सेज सारे कंप्लीट किए। यानी पहाड़ों से तो मैं जुड़ी रही, और इसी बीच में थोड़ा फाइनेंशियली स्थितियां सही नहीं थी, इसलिए मैंने तरह तरह की जॉब्स की, तरह तरह की जगहों पे। तो जी, पर ठीक जी। है। तो फाइनली जो मुझे लास्ट में हुआ था 2019 में, एक उत्तराखंड का एक क्लब है आइस क्लब पिथौरागढ़ का, तो उनको मैंने टेक्स्ट किया था कि अगर प्लीज, अगर आपको कोई लड़की की जरूरत हो माउंटेनियरिंग की, ऐसा तो मैं करना चाहती हूँ, प्लीज एक बार मुझे चांस दे दो, क्योंकि उस जी, टाइम जी। मुझे चांस चाहिए था। तो उन्होंने एक तरफ से मेरा टेस्ट भी लिया, और उन्होंने देखा कि लड़की है क्या, तो उन्होंने एक क्लीनिंग एक्सपेडिशन था उस पर लेके गए। तो 15 दिन मैं उनके साथ रही, तो उनको लगा अच्छी लड़की है। देन उसके बाद IMF, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन है, इनका एक फॉर्म निकला 2019 के लिए, जो है प्री मैसिव एवरेस्ट मैसिव का फॉर्म था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये वाला फॉर्म फिलअप करो। तो मैं डर रही थी कि ये कैसे फिलअप करूं, क्योंकि मेरे ख्याल से गैप बहुत बढ़ गया, 3 साल का गैप हो गया था मेरे माउंटेनियरिंग के बीच में, और उसमें दोबारा से कहीं मतलब रिजेक्ट हो गई, तो मुझे डर लग रहा था दोबारा से। और ना ही मेरे पास उस टाइम पे इक्विपमेंट्स था, तो ना ही मेरे पास किराया था जाने का, मतलब कुछ रुपए भी नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे। तो फिर मैंने, लास्ट दिन था और मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे रहे थे, मतलब क्लोजिंग के लिए, एप्लीकेशन क्लोज के लिए। जी, जी। तो मैं सामने ऐसे बैठी थी, पर मेरे सीनियर ने बोला कि अरे बलजीत भर दे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तो मैंने भर दिया वो फॉर्म, एंड मुझे नहीं पता कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो, मेरा होना था या नहीं होना था, लेकिन अंदर से कैसा था कि नहीं बलजीत हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो इस तरह की चीजें रही लाइफ में। तो कहीं न कहीं आपने संघर्ष कहें तो बहुत ज़्यादा किया है। तो इस संघर्ष के बीच में आपको किसने हिम्मत दी है? कौन आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है? किससे आपको प्रेरणा मिलती है? इस बारे में बताएँ। अ, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कॉलेज आई थी, 12th के बाद सोलन कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे पापा थोड़ा अगेंस्ट थे कि आप अप डाउन रोज करोगे, लेकिन जी, सोलन से अप जी। डाउन करना बहुत मुश्किल है मेरे गांव के लिए, ममलीग जो गांव है, क्योंकि बसेस बहुत कम है। तो बट फिर भी मेरे को लगा कि मैं शिमला नहीं जाना चाहती, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेरे को नहीं है, शिमला नहीं जाना मुझे, पता नहीं, अपनी जिद थी मेरी, पता नहीं क्यों मैंने जिद की। तो फिर मैं सोलन में मैंने एडमिशन लिया, और उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि हम रूम रेंट पे ले सके या फिर कुछ चीजें कर सके। तो हमेशा की तरह मेरी मदर आगे आई, और उन्होंने अपनी पूरी ज्वेलरी जितना था उनके पास, उन्होंने सब सेल आउट कर दिया। इवन वो बहुत कम रेट में, मेरे ख्याल से उनको मुश्किल से 12,000 रुपये मिले होंगे, अपना मंगलसूत्र, अपना चेन, अपना कान की जो बालियां थी और कंगन जो भी थे, उसका मतलब हमने वो ऐसे ही बेच दिया था। तो इतनी जी। नॉलेज भी नहीं थी हमें कि सोना इतना महंगा है कुछ पे, तो इतना ऐसे बेच दिया। एंड फिर मेरी मम्मा ने मेरे साथ थोड़ा सेटल किया, घर वगैरह। तो अब हमें टेंशन, एक उस महीने का किराया दे दिया था, लेकिन आने वाले मंथ का किराया टेंशन थी। तो जिसके यहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी, मैंने उन्हीं के घर पे काम करना शुरू कर दिया। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, जो मतलब काम मैं कर सकती थी। तो मैं क्या करती थी कि सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ जाती थी, पहले अपने रूम पे खाना बनाऊंगी, देन उसके बाद 6:30 बजे ऊपर रूम पे उनके जाऊंगी, और मकान वाली के जो भी है, तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह बना के, झाड़ू पोछा जो भी होगा वो करके, 8:30 बजे अपने रूम आके, देन अपने कॉलेज के लिए तैयार होके रन करके जाती थी कॉलेज के लिए। एंड कॉलेज पूरा कंप्लीट करके मेरे ख्याल से 5 बज जाते थे, एनसीसी की क्लास सब कुछ कंप्लीट करते हुए। जी। तो उसके बाद में 5 बजे शाम को वापस आके फिर काम पे लग जाती, उन सीधा मतलब चेंज भी नहीं करती थी कपड़े, सीधा उनके घर पे चली जाती थी, एंड वहां पे पूरा काम करती थी। तो रात के कई बार 12, 12:30 बजे हो जाते थे। तो उसके बाद मैं खाना खाती, कई बार तो कुछ कहीं मम्मी न कहीं पढ़ाई आपने या बहुत संघर्ष किया है और इस संघर्ष में आपकी मदर, आपकी माँ आपके बिल्कुल। साथ रही। तो अब आप हमें ये बताएँ कि आपका अगला लक्ष्य क्या है? और
किस तरह की आपकी अभी ट्रेनिंग चल रही है? क्या प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? और इस बारे में बताएँ। देखिए, जो मेरी डेली प्रैक्टिस है वो तो बहुत पुरानी है, बट ठीक है, यहाँ पे अभी पहाड़ तो नहीं है क्योंकि मैं अभी गुड़गांव में हूँ। अगेन मैं स्पॉन्सरशिप के लिए आई हूँ और मैं इस बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो अगेन कोशिश कर रही हूँ कि मिले मुझे स्पॉन्सरशिप। और क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के मुझे देखने को मिल रहा है कि थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट होने चाहिए, तो मेरे तो इतने अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉन्टेक्ट की, कुछ तो हो कहीं से तो मेहनत देख के कोई आए। और मैं अभी इस मॉर्निंग में सरकार उठती की हूँ। बात करें तो सरकार की तरफ से आपको कितनी मदद मिली है? और क्या कुछ सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक फ़क्र होता है हिमाचल की बेटी माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती है, इससे पहले भी कई चोटियों पर फ़तेह हासिल कर चुकी है। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सहायता मिली, क्या प्रोत्साहन राशि मिली? इस बारे में बताएँ। देखिए, अभी तक तो ऐसा इस एक्सपीडिशन के लिए तो मैंने बात की है वहाँ पर भी, पर अभी जी, तक तो कुछ ऐसा मतलब जवाब नहीं आया है वहाँ से। पर उम्मीद करती हूँ कि कोई आएगा कभी जवाब तो। और प्रोत्साहन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा पता नहीं, पर ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, अभी गवर्नमेंट पे छोड़ देती हूँ बात, कब देंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जैसे मैं अपना वर्कआउट मेरा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा सुबह मॉर्निंग में रन होता है, देन उसके बाद मैं वापस रूम पे आती हूँ, योगा, जितना सूर्य नमस्कार वगैरह जो नॉर्मली जी, करते जी। हैं। एंड उसके बाद पूरा दिन यही काम होता है कि कंपनीज को मेल करो एंड लोगों से बात करो, फोन पे बात करो, लोगों को बताओ अपने बारे में एंड उनको बोलो कि थोड़ा अप्लाई करें। लेकिन वहाँ पे आगे वही हो जाता है कि वो लोग भी ऐसे पता नहीं क्या सोच के क्या नहीं होता, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली थिंग्स क्या है। पर मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश जारी है। और शाम को अगर मैं फिर से जिम चली जाती हूँ तो 2 से 3 घंटा मेरा जिम होता है। तो शाम के टाइम भी रनिंग अलग से होती है और जिम भी होता है। तो तो इस तरह बलजीत, से। महिला दिवस आ रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रदेश और देश की बेटियों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी? क्या उन्हें सीख या मोटिवेट करना चाहेंगी कि उन्हें ऐसा करना चाहिए? कोई एक संदेश जो आप बेटियों के नाम देना चाहें? देखिए, मैं एक बार बोलूँगी, आप सिर्फ मेरी फील्ड में मत सोचिए। आप जिस फील्ड में परफेक्ट हो और जिस फील्ड में आपको कॉन्फिडेंस है, आप उस जी, फील्ड में अपना जी जान लगा दीजिए। जी, और परवाह मत कीजिए कि क्या है। और मैं खासकर पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से जो भी है, मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगी। देखिए, एक आपका जो रोल है ना, आपका रोल सबसे जो अहम रोल होता है एक बच्चे को बनाने के लिए। जी, तो लड़कियों को देख के आज भी कुछ लोग मतलब डरते हैं कि अब हमारी बेटी घर से बाहर कैसे जाएगी, अगर वो अकेली कैसे रहेगी। तो मैं एक बार बताऊं कि जो औरत शादी के बाद पूरा घर संभाल सकती है, वो अकेले खुद को संभाल लेगी। आप उसको जी, एक मौका बिल्कुल, दीजिए, उसको सिर्फ एक मौका दीजिए और वो उसको घर से बाहर जाने दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि अगर उसके साथ कभी भी ऐसा भी हो ना कि वो डर रही हो, तो सबसे पहले वो आपके पास है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पहले बच्चे का दोस्त बनना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि मेरी माता जो है, मैं कभी भी अगर बहुत ज्यादा उदास हूँ, ऐसे होती नहीं हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी जी से बात करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा जी, है। जी, और वो, देखिए, पहली बात तो ये, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कभी स्कूल भी नहीं गई है, लेकिन उनको मुझसे ज्यादा पता है कि कैसे क्या चीजें करनी है। तो बिल्कुल, और वही बात मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी, लड़कियों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो कभी भी ना अपने माँ बाप का विश्वास तोड़े ना, क्योंकि आपकी वजह से 4 लड़कियों के रास्ते और बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं दोनों की तरफ से बोलना चाहूंगी। तो बलजीत, आपका ईटीवी भारत की खास सीरीज़ वुमनिया में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद है। हम आशा करते हैं कि आपका जो लक्ष्य है, वो जल्द से जल्द पूरा हो, आपको जल्द से जल्द सरकार की तरफ से भी सहायता मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं। और अपने दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि ईटीवी भारत की इस सीरीज़ में और भी ऐसी कई शख्सियत के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।